So today we'll be discussing the new topic, which is the concept of internal resistance of cell. तो बच्चों, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वोल्टाइक सेल है या फिर आप इसे गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। अब इस सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है। ओके, एक इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल पर रहेगा। ओके, लेट अस से this particular electrode will be at a higher potential and the other electrode will be at a lower potential. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, हम एज्यूम करते हैं कि ये है हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड। अब बच्चों, जिंक की जो टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स ईजीली क्या कर देगा, गिव अप कर देगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाथ शो कर रहे हैं, आप ये करंट के पाथ को इग्नोर करना। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये जिंक के प्लेट से बाहर निकलेगा और साथ में यहाँ पर सॉल्यूशन में जिंक के आयॉन्स फ्री हो जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, आपको पता है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर कॉपर के भी आयॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब जिंक से निकलकर कॉपर के प्लेट पर डिपॉजिट होंगे तो ये कॉपर का जो आयन इलेक्ट्रोलाइट में ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड का नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा और कॉपर का पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। सो आई रिपीट, हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है जो एक नेगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा और दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा। जिंक पर होगा ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा कॉपर के पास। जैसे ही जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो उसका एटम जो है फ्री होकर आयोनाइज हो जाएगा। साथ में जो कॉपर के आयोनाइज्ड कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास कौन आ चुका है, जिंक का इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के ये पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है ये कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और एक करंट बनेगा। अब जैसा मैंने कहा, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो जिंक पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। इसलिए जिंक के इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। ओके, कॉपर के एंड पर क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है तो कॉपर के एंड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, और इसीलिए कॉपर के टर्मिनल को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्लियर। अब बच्चों, यहाँ पर होगा ये कि जो सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ जिंक। सो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इंटरनली सल्फेट के आयॉन्स फ्लो करेंगे। इस तरह से हमारे इस सेल के अंदर करंट का सेटअप होगा। अब जब सल्फेट आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में ट्रैवल करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इन सल्फेट आयन्स को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड दिस रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द सल्फेट आयन इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो बाहर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और अंदर फ्लो होंगे सल्फेट के नेगेटिव आयन्स। सल्फेट के नेगेटिव आयन्स को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो जैसा मैंने कहा, यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का V, विच इज़ इक्वल टू IR। ओके, करंट का पाथ कुछ ऐसा होगा। ओके, यहाँ पर करंट का पाथ कुछ ऐसा होगा तो V बिकम्स इक्वल टू IR। साथ में हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल r। ओके, तो अब ये जो करंट होगा ये अपना पाथ कंटिन्यू करेगा, तो जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज होगा I इंटू स्मॉल r। तो टोटल वोल्टेज सेल का क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज सेल का हो जाएगा द वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोड विच इज V प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विच इज IR। ओके, दिस टोटल वोल्टेज V प्लस IR इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। ओके,
सो ये जो टोटल वोल्टेज जो सेल का होता है उस टोटल वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, EMF। सो मैं रिपीट कर दूं बच्चों, जो टोटल वोल्टेज जो हमारे सेल का रहने वाला है वो रहने वाला है V प्लस IR, where V is the voltage supplied externally by the cell to the resistor and I into small r is the voltage consumed by the internal resistance of the cell। तो जो सेल का टोटल वोल्टेज E होता है, इट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड इंटरनल वोल्टेज। दिस टोटल वोल्टेज इज कॉल्ड एज द EMF ऑफ द सेल। इस टोटल वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स भले हम इसे फोर्स कह रहे हैं बट ये एट द एंड वोल्टेज होता है बच्चों। सो द टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड इंटरनल वोल्टेज विच इज कॉल्ड एज द EMF ऑफ द सेल। अब आप देख सकते हो बच्चों, हमने यहाँ पर EMF को डिफाइन किया है। So what is EMF? It is the potential difference of the cell when no current is drawn by the cell। तो हमें पता है EMF जो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला है V प्लस IR। अगर मान लेते हैं बच्चों हमारा सेल यूज़ नहीं हो रहा है, हमारा सेल अनयूज्ड है, तो अगर हमारा सेल यूज़ नहीं हो रहा है तो सेल के लिए करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ये I इक्वल टू 0 की वैल्यू हम यहाँ इंसर्ट करते हैं तो E बिकम्स इक्वल टू V। ओके, सो व्हाट इज EMF? EMF इज नथिंग बट the voltage of the cell when there is no current drawn by the cell। So this becomes the definition of EMF। So ultimately बच्चों हम क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं हम मार्केट से एक सेल खरीद रहे हैं जिसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। ओके, अब ये सेल को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप वोल्ट मीटर से सेल का वोल्टेज रीड करोगे वो वोल्टेज आएगा आपका 9 वोल्ट। ओके, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं EMF, क्योंकि अभी सेल यूज़ नहीं हो रहा। मान लेते हैं हम इस सेल को किसी बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। अब सेल करंट सप्लाई करेगा तो सेल बल्ब को भी करंट सप्लाई करेगा और सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये करंट बल्ब से भी पास होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास होगा करंट। ओके, तो आप देख सकते हो करंट बल्ब से भी पास होगा और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास होगा। तो जो 9 वोल्ट जो सेल का टोटल वोल्टेज है, उस 9 वोल्ट का कुछ शेयर कौन कंज्यूम करेगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि बहुत कम कंज्यूम करेगा। लेट अस से 0.1 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि करंट उस इलेक्ट्रोलाइट से भी पास होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट करंट को अपोजिशन देगा और उस अपोजिशन से वहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो जब सेल ऑपरेट करता है बच्चों, तो सेल का जो कुछ वोल्टेज का पोर्शन होता है वो सेल खुद कंज्यूम करता है अपने ऑपरेशन के लिए। ओके, और वो खुद कहाँ कंज्यूम करता है, अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल ने ऑपरेट करने के लिए खुद ने 0.1 वोल्ट कंज्यूम किया, बचा कितना, 8.9 वोल्ट। वो 8.9 वोल्ट किसको मिलेगा बच्चों, वो 8.9 वोल्ट मिलेगा हमारे बल्ब को। सो अल्टीमेटली बल्ब को कंप्लीट 9 वोल्टेज प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर 9 वोल्ट एक्चुअली में क्या है, 9 वोल्ट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल। ओके, जिसमें से 8.9 वोल्ट ऑपरेशन यानी बल्ब को ग्लो करने के लिए काम में आ रहा है। तो 8.9 वोल्ट एक ऑपरेटिंग वोल्टेज है और 0.1 वोल्ट कंजम्पशन वोल्टेज है। सो द सम ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कंजम्पशन वोल्टेज इज नथिंग बट योर EMF ऑफ द सेल। तो सेल का जो 9 वोल्ट है वो हमें तब रिफ्लेक्ट होगा जब हम सेल को इस्तेमाल नहीं करते, जब सेल से करंट हम पास नहीं करते, तब आपको 9 वोल्ट रिफ्लेक्ट होगा, मेजर होगा। बट अगर आप सेल को इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे इस डायग्राम में बल्ब को ग्लो कर रहे हो और आप वोल्ट मीटर लगाओगे सेल के अक्रॉस, तो आपको 9 वोल्ट की रीडिंग नहीं आएगी, आपको 8.9 वोल्ट की रीडिंग आएगी, मतलब 9 वोल्ट से कम आएगी। सो आपका EMF जो सेल का है वो 9 वोल्ट है और वो EMF की रीडिंग कब आएगी, जब सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तब आपको 9 वोल्ट की रीडिंग मिलेगी। अगर सेल करंट ड्रॉ कर रहा है, अगर सेल करंट पास कर रहा है, तो आपके वोल्टेज की रीडिंग 9 वोल्ट से कम आएगी। अब ये जो कंजम्पशन वोल्टेज आपका 0.1 वोल्ट का है, ये कौन कंज्यूम कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और बचा हुआ वोल्टेज किसे मिल रहा है, बल्ब को मिल रहा है।
और इस बचे हुए वोल्टेज को जो बल्ब को मिल रहा है उस वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज सेल सप्लाई कर रहा है, जो बल्ब को जो सेल वोल्टेज दे रहा है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू कैन से terminal potential difference is the potential difference across the cell when it supplies the current. So I hope बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी ये टर्मिनोलॉजी। E इज इक्वल टू V प्लस IR। E is the total voltage of the cell called as EMF of the cell। EMF यानी टोटल वोल्टेज की रीडिंग आपको सेल तब देगा जब आप सेल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जैसे 9 वोल्ट का सेल है तो 9 वोल्ट की रीडिंग वोल्ट मीटर में तब नज़र आएगी जब सेल इस्तेमाल में नहीं है। जैसे ही सेल को आप किसी बल्ब से कनेक्ट करोगे, सेल करंट देगा बल्ब को, तो वो करंट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत वोल्टेज कंज्यूम करेगा इन द फॉर्म ऑफ I इंटू स्मॉल r। इस वोल्टेज को सेल कंज्यूम करेगा और ये जो V का वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है? ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन कंज्यूम करेगा? ये सेल किसको दे रहा है? ये बल्ब को दे रहा है टर्मिनल वोल्टेज। सो ये हो गया आपका एक्सटर्नल वोल्टेज और ये हो गया आपका इंटरनल वोल्टेज। दोनों का सम होता है आपका EMF। ओके, सो ऑब्वियस ही बात है EMF इज़ ग्रेटर दैन द टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल ऑपरेट नहीं होता है तो जो सेल का नॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं EMF। सो बिना ऑपरेशन वाले सेल का वोल्टेज आप मेजर करोगे तो वो ज़्यादा आएगा और ऑपरेटिंग सेल का वोल्टेज मेजर करोगे तो वो कम आएगा। तो ऑपरेटिंग सेल के वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और नॉन ऑपरेटिंग सेल के वोल्टेज को हम कहते हैं EMF। Now we discuss about the graph of cell which is the terminal potential difference versus current। मतलब ये वो ग्राफ है जब सेल इस्तेमाल में आ रहा है। तो बच्चों हमें इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करना है बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इस ग्राफ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ग्राफ, एक तो ये ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जाता है, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब ये ग्राफ हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? आप देख सकते हो जो इसका y इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट के पॉइंट पर I की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ऑब्वियसली। तो इस इंटरसेप्ट पर जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है, दिस वोल्टेज इज नथिंग बट EMF ऑफ द सेल। ओके, वाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट, एट दिस इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ I इज 0। तो सेल का वो वोल्टेज जिसके लिए सेल कोई करंट दे नहीं रहा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग सेल के वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? EMF। तो इस ग्राफ में जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो हमारे सेल का क्या है? EMF है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में मान लेते हैं यहाँ पे 6 वोल्ट लिखा है और पूछा जा सकता है बताइए सेल का EMF कितना है? तो सेल का EMF है 6 वोल्ट बिकॉज इस y इंटरसेप्ट पे I की वैल्यू क्या है? 0। और अगर I की वैल्यू 0 होती है, सेल यूज़ नहीं हो रहा है, तो सेल के वोल्टेज को हम EMF कहते हैं। दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है बच्चों, जैसा हम जानते हैं EMF ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V प्लस IR। अब हम इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, हम लिखेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब देखिए हमारा V क्या है? Y एक्सिस, तो मैंने V की जगह लिखा Y। ओके, साथ ही साथ X एक्सिस पे कौन है? I। तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिख सकता हूँ स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब अगर आप इन अबाव एक्सप्रेशन को और बिलो एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो v आपको y के बराबर मिल रहा है। जो c है, जो y का इंटरसेप्ट है, ये c कौन सा है? हमारा EMF है। तो ये हो गया हमारा c, y का इंटरसेप्ट जो कि है EMF। एक्स एक्सिस पे हमारे कौन है? हमारे एक्स एक्सिस पे है I। तो हमारा जो ये x की वैल्यू है ये I की वैल्यू है और जो स्लोप है हमारा स्ट्रेट लाइन का वो क्या है? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है बच्चों। ओके, सो यू कंपेयर V एज E माइनस IR। ओके, दिस इज एज इक्वल टू y इज इक्वल टू C प्लस mx where the slope of the graph is the internal resistance of the cell। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा बच्चों डेल्टा y बाई डेल्टा x, वो स्लोप आपको क्या देगा? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये ग्राफिकल
क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है, उससे आपको सेल का क्या मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, so this is all about the concept of internal resistance of cell. In the next video lecture we will come up with some more topics based on cells.